स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। एक्चुअली ये चैप्टर हमारे बुक्स में नॉर्मली प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर में दिया रहता है। इसमें हम लोग इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी इलास्टिसिटी वाला पार्ट देखेंगे। ओके, तो देखिए क्या होता है इलास्टिसिटी। नॉर्मली कोई भी जो हमारा मटेरियल है, उस पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है जो उसको डिफॉर्म करने का कोशिश करता है, तो उसको लेके मटेरियल के अंदर कैसा बिहेवियर होता है, यानी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग जो फोर्स लगता है उसको लेके हमारा मटेरियल क्या रिएक्ट करता है, क्या एक्शन लेता है, वो समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग कोई भी जो मशीन बनाते हैं, जो भी इंजीनियर लोग होते हैं वो बनाते मशीन या कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रिज का स्ट्रक्चर मान लो बनाते हैं, तो उसके लिए उसको जानना ज़रूरी है कि मान लो जो कितना लोड पड़ेगा तो ये मटेरियल उसको लोड को सह सकेगा या विथस्टैंड कर सकेगा, या कितने लोड पे ये टूट जाएगा। तो ये समझने के लिए हम लोग ये करते हैं। हम नॉर्मली क्या देखते हैं, मान लो कोई भी एक वायर है, ठीक है, वायर से किसी मास को अगर हम लोग टांग देते हैं, वायर से अगर हम लोग किसी मास को टांग देते हैं तो देखते हैं कि ये वायर का लेंथ थोड़ा सा क्या हो गया है, इलोंगेट हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया। अब ये कितना लंबा हो गया, कितना खींच गया, ये नॉर्मली हमको डिपेंड करता है कि हमने कितना ज़्यादा इसके ऊपर लोड अप्लाई किया था। कुछ कभी कभी तो ये इतना कम होता है इसका इलोंगेशन कि एकदम निग्लिजिबल रहता है, लोड को वो सीधा सीधा टान लेता है, उसको कोई भी इलोंगेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। यानी इसका जो बिहेवियर है वो एक तो ये वायर किस चीज़ का बना है, वायर का मटेरियल, और दूसरा कितना लोड हमने अप्लाई किया उस पर डिपेंड करता है कि वायर कितना इलोंगेशन होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि तो देखो ये भी जो कोई भी एक मटेरियल है उसके ऊपर जब तुम एक फोर्स अप्लाई करते हो तो उसको डिफॉर्म करने का कोशिश करता है, तोड़ने का कोशिश करता है, उसके शेप को चेंज करने का कोशिश करता है। तो उसके अंदर तो अब देखो ये वायर है, उसके अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस डिफॉर्म करने वाले फोर्स के अगेंस्ट एक्ट करता है। ठीक है, यानी इस मॉलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे से, देखो दो तरीके का फोर्स होता है, एक को हम बोलते हैं कोहेसन और दूसरे को बोलते हैं एडहेसन। कोहेसन क्या होता है, जब सेम नेचर का मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन लगे, सेम नेचर का मॉलिक्यूल है। और एडहेसन में क्या होता है, अलग अलग, मान लो ये कॉपर के बीच में है तो ये कोहेसन होगा, आयरन के बीच में तो कोहेसन। और अगर एडहेसन में हम देखते हैं कि नॉर्मली जो अलग अलग मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल रहता है, उसके अंदर जो फोर्स लगता है तो उसके बीच में जो दो मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट नेचर के हैं उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग एडहेसन बोलते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वायर के, उसके बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो हमको प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, यानी ये डिफॉर्मेशन से रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कौन, कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर इसका फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, अगर इसका फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय कोहेसिव फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल हो जाए एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के, यानी जो लोड तुमने अप्लाई किया उसके, तो क्या होगा, तो जो इसका डिफॉर्मेशन हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, डिफॉर्मेशन स्टॉप्स। तो अगर कोई पूछे कि ये डिफॉर्मेशन कब स्टॉप होगा तो तुम कह सकते हो कि जब इसके मॉलिक्यूल्स द्वारा जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है वो बाहरी लोड के बराबर हो जाए तो ये डिफॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो काफ़ी कम हो जाता है लोड्स के मुकाबले, तो अब ये क्या होगा, इस केस में डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। और ये डिफॉर्मेशन तब तक होता रहेगा जब तक वायर ब्रेक ना हो जाए, वायर टूट ना जाए। ठीक है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इस बात से कि अगर कुछ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है किसी बॉडी पे तो उसका दो इफ़ेक्ट होगा। पहला इफ़ेक्ट तो होगा कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा बॉडी का,
यानी डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। ये क्या है, ये इफेक्ट है एक्सटर्नल फोर्स का। और दूसरा जो होगा ये क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। एक तो डिफॉर्मेशन होगा बॉडी का, और दूसरा क्या होगा, बॉडी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होगा, जिसको हम बोल सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको डिफॉर्म होने से रोकेगा, वापस अपने पोजीशन में लेके आएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्सेस आर डेवलप। तो ये दो ही चीज़ होता है जब भी किसी बॉडी पे हम लोग बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने क्या देखा, देखो मान लो कि कोई भी एक बॉडी पे कोई एक सिंगल फोर्स या सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट करना शुरू होता है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ तो डिफॉर्मेशन आता है, इसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है। और दूसरा जो बात होता है वो क्या होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होता है। रेजिस्टेंस ये इलेक्ट्रिकल वाला रेजिस्टेंस नहीं है, ये फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि रोकता है डिफॉर्म होने से। और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं, जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं, तो जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी रिमूव हो जाता है और बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में लौट के आ जाता है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है कि बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। जब तुम एफ एक्सटर्नल को रिमूव करो और बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा मात्रा में डिफॉर्मेशन उसके अंदर रह ही जाता है, इवन जब तुम बाहरी फोर्स को हटा लेते हो। डिफॉर्मेशन टू सर्टेन लिमिट रिमेंस। तो अभी इस लिमिट को, ठीक है, अब ये डिफॉर्मेशन टू सर्टेन लिमिट रह जाता है। अब हम लोग ये देखा कि इलास्टिसिटी जो होता है वो क्या होता है। तो ये द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, ध्यान दो, ये मटीरियल का प्रॉपर्टी, यानी तार जिस वायर से बना है उसका प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल ऑफ रिटर्निंग बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन या शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो देखो क्या होता है कि डिफॉर्मिंग जो फोर्स है वो तुम अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, वो जब हटा रहे थे तो ये अपने वापस से शेप को रिगेन कर ले रहा था। बट ऐसा नहीं है कि तुम ये फोर्स को कितनी भी मात्रा में लगा लो और हटा दो तो वो हट जाएगा। फोर्स का एक सर्टेन वैल्यू होगा, सर्टेन लिमिट होगा, उसी के अंदर जब तुम एफ एक्सटर्नल को हटाओगे तो कंप्लीट रीगेन करेगा, कंप्लीट अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन करेगा। तो वो लिमिट, लोड का लिमिट जिसमें ये एक्टिविटी होगा उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर तुम इससे ज़्यादा अप्लाई करोगे तो कुछ न कुछ जो है डिफॉर्मेशन उसके अंदर रह ही जाएगा, कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन उसके अंदर रह ही जाएगा। तो अगर हमारा बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है, अगर हमारा बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है, ऐसा कब होगा, जब ये अपने शेप को कंप्लीटली रीगेन कर ले, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। जब ये बाहरी फोर्स रिमूव कर लिया और इसने अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को कंप्लीटली रीगेन कर लिया, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अब एक टर्म आता है परफेक्टली इनएलास्टिक, परफेक्टली इनएलास्टिक। अब ये क्या होगा, ये वो बॉडी होगा जो अपने डिफॉर्म स्टेट में ही रहे, यानी रिमेन्स इन डिफॉर्म्ड स्टेट
इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड, यानी बाहर, इसी को परफेक्टली इन इलास्टिक का दूसरा नाम हम लोग प्लास्टिक बोल देते हैं। तो ये पहला था और ये दूसरा है, प्लास्टिक बोलो या परफेक्टली इन इलास्टिक बोलो। इसमें क्या होता है, ये अपने डिफॉर्म्ड स्टेट में ही रहता है, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं तब भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका अंदर इवन पार्शियल रीगेन भी नहीं होता है, थोड़ा भी रीगेन ये नहीं करता है, पार्शियल रीगेन भी नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक। अब ये जो तीसरा टाइप का बॉडी होता है, एक तीसरा टाइप का बॉडी होता है जो थोड़ा सा रीगेन करता है, मतलब जब हम लोड हटाते हैं तो थोड़ा सा अपने शेप को रीगेन करता है और थोड़ा सा डिफॉर्मेशन उसके अंदर रह ही जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं पार्शियली इलास्टिक। पार्शियली इलास्टिक ये क्या करेगा, ये केवल पार्शियली रीगेन करेगा ओरिजिनल शेप एंड साइज को, समझ गए, ठीक है। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट एक देखेंगे जो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, देखो हमने अभी देखा कि व्हेनेवर एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी, देन एट ईच क्रॉस सेक्शन, ये मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर तुमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, तो मान लो ये एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, यहाँ से हमने इस बॉडी को कट कर दिया, मान लो इधर फोर्स F लग रहा है, तो क्या बोलता है कि इसके हर एक क्रॉस सेक्शन पे एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। अब वो क्या करता है, वो इस बॉडी को ओरिजिनल स्टेट में रखने का कोशिश करता है, रीस्टोर करता है बॉडी को ओरिजिनल स्टेट में। तो यही जो रीस्टोरिंग फोर्स जो है, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय ये जो मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया था, ये डिवाइडेड बाय ये एरिया, इसी को हम नाम दे देते हैं स्ट्रेस, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। यानी स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस एक, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, बॉडी जो अपने अंदर से रेजिस्टेंस देता है ताकि ये इसका डिफॉर्मेशन रुक सके, उसको पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई, अब इसका डिफॉर्मेशन होना बंद हो गया, डिफॉर्मेशन स्टॉप्स, तो क्या हो जाएगा, जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो इसको रीस्टोर करने का कोशिश कर रहा है इंटरनल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो कभी कभी ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो स्ट्रेस को ये भी बोल देते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, बट ये डिफिनीसन सही नहीं है। डिफिनीसन तो है रेजिस्टिंग फोर्स बाय एरिया, लेकिन चूंकि इस समय रेजिस्टिंग फोर्स बाहरी फोर्स के बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो वहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया भी लगा देते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्ट्रेन। तो देखो कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है और उसके शेप में चेंज आ रहा है, मान लो ये अपना एक वायर था जो कि इससे था, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसके कारण से इसका लेंथ चेंज हो गया, ठीक है। पहले लेंथ L था, अभी जो ये चेंज आया है वो लेंथ में चेंज है डेल्टा L। तो व्हेन द साइज और शेप ऑफ बॉडी, साइज और शेप ऑफ बॉडी, ये जो है ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण, F एक्सटर्नल के कारण चेंज हो जाए, तो हम बोलते हैं कि बॉडी इज अंडर स्ट्रेन या बॉडी इज स्ट्रेन्ड, ऐसा बोलते हैं। अब जो स्ट्रेन हम लोग डिफाइन करते हैं वो यही डिफाइन करते हैं, इसको नॉर्मली हम लोग इससे दिखाते हैं, और इसको हम जो स्ट्रेन को डिनोट करते हैं वो बोलते हैं, मान लो
एल में चेंज आया डेल्टा एल बाय एल, ये हो जाएगा, यानी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ऐसे ही अगर वॉल्यूम का स्ट्रेन की बात करोगे, वॉल्यूम का स्ट्रेन की बात करोगे क्या होगा, ये होगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग इसको स्ट्रेन ऐसे डिफाइन करते हैं। अब एक हम लोग रूल पढ़ेंगे, उस रूल का नाम है हुक का नियम, हुक्स लॉ। अब हुक ने क्या बोला था, हुक ने बोला था कि फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, हुक के लॉ का कंडीशन है कि डिफॉर्मेशन जो है वो स्मॉल होना चाहिए। तो स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए इसने बोला था कि द स्ट्रेस इन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, ऐसा हुक का नियम बोलता है। ठीक है, हुक का नियम क्या बोलता है, अगर डिफॉर्मेशन स्मॉल हो रहा है तो जो अपना स्ट्रेस है यानी जो सिग्मा है वो प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन की, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे तो सिग्मा बराबर आ जाता है ई इंटू स्मॉल, यानी स्ट्रेस बराबर हो जाता है ई इंटू स्ट्रेन। और ये जो ई है, ई का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और इसका नाम हम लोग देते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका नाम दे देते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहला टाइप है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग y से दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग बीटा या बी से दिखाते हैं कैपिटल। और तीसरा हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा जो पार्ट है अपना वो है तीसरा जो है अपना इसमें टाइप वो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको ईटा से दिखाते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला है कि जो अपना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हमने नेचर ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इन सब को कंसीडर करते हुए 3 भाग में बांट दिया, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला बात आता है कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मान लो कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है ऐसे, उससे हमने उसमें एक हमने एम मास को लटका दिया, ठीक है। अगर मान लो कि ये वायर को दोनों तरफ इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा दिया जाए, इसको खींचा जाए दोनों तरफ, ठीक है, इसके लेंथ के डायरेक्शन में एक इक्वल और अपोजिट सेंस का 2 फोर्स लगा दिया गया है। तो सिंपल सा बात है कि इसका जो है लेंथ वो चेंज हो जाएगा, और हम जानते हैं कि लेंथ में चेंज अगर डेल्टा एल है तो डेल्टा एल बाय एल, इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ है तो
इसको हम बोल सकते हैं पर यूनिट लेंथ। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोल सकते हैं डेल्टा एल बाई एल। ठीक है। और जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स इस केस में डेवलप होगा, रीस्टोरिंग फोर्स जो हमारा डेवलप होगा उसको हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, यानी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम बोल देंगे, क्योंकि लेंथ के डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए हम इसका नाम दे देंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। यानी हम बोल रहे हैं कि अगर चेंज जो है लेंथ में स्मॉल रहे, स्मॉल चेंज इन लेंथ रहे, तो हम बोल सकते हैं कि जो अपना लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो आता है तो हम ई बोलते हैं, और उसी ई का मान हम बोल देते हैं यंग्स मॉड्यूलस, जिसको हम वाई से दिखाते हैं। तो हमको पता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता था, तो उसके 3 टाइप थे। तो जब हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन वाले को लेंगे, यानी हम बोल रहे हैं स्ट्रेस क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल, क्योंकि ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल है। यहाँ से हमारा जो यंग्स मॉड्यूलस है उसका मान आ जाता है एफ एल बाय ए इंटू डेल्टा एल, और ये अभी तुमको याद रखना है यंग्स मॉड्यूलस का मान। ठीक है। अब मान लो कि एक वायर है, कोई भी एक वायर दिया हुआ है जिसका लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर, उसका रेडियस है आर, रेडियस दिया हुआ है आर। अगर इसको एक एंड पे किसी क्लैंप से सपोर्ट कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, और इससे एम मास टांग दिया जाए नीचे, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एम जी के बराबर फोर्स लगेगा वायर में। इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो मान लो इसके लेंथ में चेंज आ गया डेल्टा एल और इनिशियल लेंथ था एल, तो इसके यंग्स मॉड्यूलस को हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ यानी एम जी डिवाइडेड बाय एरिया यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। यहाँ से आ जाएगा ये वाई बराबर आ जाएगा एम जी एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। तो ये रहा हमारा यंग्स मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम लोग बी से दिखाते हैं। तो अब क्या बोलता है ये कि व्हेनेवर यूनिफॉर्म प्रेशर, मान लो ये हमारा कोई एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी, इसके ऊपर हर एक, इसके ऊपर यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करें, यानी यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर, ऐसा एक यूनिफॉर्म प्रेशर हर जगह पे अप्लाई किया जा रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम है बॉडी का वो चेंज हो जाता है। अब देखो हमने अभी देखा था कि वॉल्यूम का जो स्ट्रेन आता है वो क्या आता है, वो आता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि जब भी इसके ऊपर कोई नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स लगा दो तुम, या प्रेशर बोलो या नॉर्मल फोर्स लगाओ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या आता है इसके अंदर, वॉल्यूम चेंज होता है। वॉल्यूम जैसे चेंज होगा तो उसको वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है। और ये जो वॉल्यूम स्ट्रेन है, ये जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट जो एरिया है, इसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम का स्ट्रेस। ठीक है।
तो अगर स्ट्रेन का मान कम दिया है यानी डिफॉर्मेशन यहाँ पे कम हो रहा है, स्मॉल स्ट्रेन है, तो हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम का स्ट्रेस है और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के स्ट्रेन से, तो इसी रेशियो का मान हम बोल देते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये बराबर होता है अपने, अब पता है फोर्स, नॉर्मल फोर्स बाय एरिया को तो हम प्रेशर बोलते हैं, तो यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और ये प्रेशर अप्लाई होने के कारण वॉल्यूम कम होता है, इसीलिए यहाँ पे एक माइनस साइन लगता है डेल्टा। पहले तो वॉल्यूम स्ट्रेन डाल दो और एक माइनस साइन लगा दो यहाँ पे, तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। यानी हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितना प्रेशर लगा दिए डिवाइडेड बाय डेल्टा वी इंटू वी के बराबर। निगेटिव साइन क्या अप्लाई करेगा कि जैसे जैसे तुम प्रेशर को बढ़ाओगे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, या अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस का एक साइन दिया हुआ है। अब एक टर्म निकल के आता है, उस टर्म का नाम है कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये बल्क मॉड्यूलस का उल्टा होता है, यानी ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, इसको हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी बोलते हैं। अब जो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो अब देखो क्या होते हैं, मान लो ये हमारा एक ऐसा प्लेट था, ठीक है, एक प्लेट था जिसको हमने ग्राउंड पे फिक्स कर रखा था। मान लो ये पॉइंट है N M L K, तो इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगा, टेंजेंशियल फोर्स लगा किस पे, ऑन सरफेस ऑफ बॉडी। और अपोजिट जो नीचे वाला जो था अपोजिट सरफेस, उसको हमने फिक्स्ड कर रखा है, यानी ये नीचे वाला क्या है, फिक्स है, ये NM वाला जो फेस है वो फिक्स है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ इसको खींच रहा है। तो ये बॉडी क्या होगा, ये जो K है ये बॉडी थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाएगा, यानी L से खिसक के L डैश पे पहुंच जाएगा और K से खिसक के K डैश पे पहुंच गया। ये ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है। अब मान लो ये एंगल जो गया उधर वो एंगल है थीटा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जाता है सरफेस पे बॉडी के और दूसरे एंड को फिक्स रखा जाता है, तो इसका शेप तो चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब है, अब टेंजेंशियल लगा तो इसी को हम बोल देते हैं सीयरिंग, इसका दूसरा नाम बोलते हैं सीयरिंग, यानी क्या बोलते हैं कि बॉडी सीयर्ड हो गया, ऐसा खींच दिए तुमको, ठीक है। तो अब ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट का जो लेयर है, लेयर जो अपना डिस्प्लेस हो गया टेंजेंशियल फोर्स के कारण से, ठीक है, तो उसको जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोल देते हैं सीयरिंग स्ट्रेन। यानी पहले कितना था, K डैश हो गया है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो था वो था KN, तो इसको हम बोल देते हैं सीयरिंग स्ट्रेन। यानी ये किसका रेशियो है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस। यानी ये हो गया इसका डिस्टेंस, KN हो गया इसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स सरफेस, और कितना डिस्प्लेस हुआ, तो K डैश पे पहुंच गया, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के रेशियो को सीयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। और
जो हमारा शियरिंग स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा जो कितना टेंजेंशियल फोर्स लग रहा था, फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे उसको तो शियरिंग स्ट्रेस मिल जाएगा। अब जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है ईटा, वो होता है शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन। और अगर इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बाय आधार। और हमको पता है अगर ये डिफॉर्मेशन थीटा अगर स्मॉल रहे तो टेन थीटा को हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं, यानी हम के डैश को लिख सकते हैं थीटा, ऊपर वाले को लिख सकते हैं एफ बाय ए। यानी अगर हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें तो याद आएगा एफ बाय ए इंटू थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब बात आता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको देखने हैं। तो देखो, मान लो किसी स्प्रिंग को, ठीक है, किसी स्प्रिंग को, ये हमारा स्प्रिंग है, उसको हमने स्ट्रेच कर दिया कितने से, डेल्टा एल अमाउंट से। तो हमको पता है अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे डेल्टा एक्स दूरी से तो फोर्स इसके अंदर जो डेवलप होता है वो होता है के इंटू एक्स के बराबर। रीस्टोरिंग फोर्स जो प्रोड्यूस होता है वो होता है के इंटू एक्स के बराबर। ठीक है, यानी स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा के इंटू एक्स। यहाँ पे के को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं स्प्रिंग का कांस्टेंट। ठीक है, अगर किसी वायर को हम डेल्टा एल अमाउंट से वायर को स्ट्रेच कर दें तो उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स तो कितना आएगा, हमने देखा था यंग्स मॉड्यूलस होता था एफ एल बाय ए इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल हो जाएगा एफ एल बाय ए वाई। नहीं, एफ का मान निकालना हमको, तो एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये हो जाएगा, और वाई जो हो जाएगा वो एफ एल बाय ए इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि देखो, ये जो वायर है और ये जो स्प्रिंग है, पहला ये इक्वेशन था और ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करो 1 and 2 को, तो तुमको मिलेगा कि अगर तुम जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट निकाले थे, तो अगर तुम स्प्रिंग वायर का फोर्स कांस्टेंट कंपेयर करो तो वो आ जाएगा वाई ए बाय एल के बराबर। तो फोर्स कांस्टेंट ऑफ जो वायर आएगा वो आएगा वाई ए बाय एल के बराबर। यानी जो हमारा वायर इज जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, इसका के का वैल्यू, इसका हुज फोर्स कांस्टेंट इज दिस मच। ठीक है, इसका मतलब है कि जो चीज़ हम लोग फार्मूला हम स्प्रिंग के लिए यूज करते थे वो वायर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और जो यहाँ से बात निकल के आता है वो ये आता है कि जो फोर्स कांस्टेंट होगा, जो के हम लोग लिखते थे, ऑफ ए स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। क्या मतलब हो गया, जो के का मान है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। यानी मान लो ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, उस स्प्रिंग का लेंथ एल दे दिए हैं और के दे दिए हैं, और इसको अगर काट दो, आधा आधा बना दो, तो मान लो इसका लेंथ हो गया l/2, इसका भी हो गया l/2। अब चूँकि इसको आधा की हो और इसका उल्टा होता है तो यानी ये दुगुना हो जाएगा के का मान, अभी के का मान दुगुना हो जाएगा।
यानी अगर स्प्रिंग को हम 2 इक्वल पीस में कट कर दें, इसका फोर्स कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाएगा। इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा अगर स्प्रिंग को काट के आधा कर दें। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब बोलता है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन द इलांगेशन ऑफ स्टील बार, जिसका लेंथ दे दिया है 1 मीटर और एरिया दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो लग रहा है 1.5 इंटू 10⁴, और यंग्स मॉड्यूलस का मान दे दिया है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं यंग्स मॉड्यूलस जो होता है वो होता है F इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। तो हमको क्या पूछ लिया, इलांगेशन यानी डेल्टा एल का मान पूछ लिया, तो वो क्या हो जाएगा एफ एल बाई ए इंटू वाई। तो डेल्टा एल का मान अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो एफ़ का मान है 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन गुने लेंथ का मान है 1 मीटर डिवाइडेड बाय ये जो एरिया है, एरिया कितना है 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो मीटर में बदलने के लिए हमको 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर गुने यंग्स मॉड्यूलस हो जाएगा 2 गुने 10⁻11। तो यहाँ से ये आंसर निकल के आ जाएगा 0.5, 1.5 से ये चला गया, ये 2 से हो गया 0.5, ये था 8, ये गया 11, तो ये हो गया 10⁻³ मीटर का इलांगेशन, यानी तो हम बोल सकते हैं 0.5 mm का इलांगेशन देखने को हमको मिलेगा। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है कि जो बल्क मॉड्यूलस है वाटर का वो दे दिया है, बोलता है कंप्रेसिबिलिटी बता दो। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी बता दो, ये इन द यूनिट कौन सा दे दिया, पर एटमॉस्फेरिक में पूछ रहा है, पर एटमॉस्फेरिक में पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमको जो बी का मान दे दिया है वो कितना दे दिया है 2.3 गुने 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमको पता है इसको 1 ATM बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर। तो हमको इसको एटमॉस्फेरिक में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे इसी चीज़ से 1.01 गुने 10⁵ से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या चीज़, एटमॉस्फेरिक में ये मिल जाएगा 2.27 गुने 10⁴ एटमॉस्फेरिक पर एटमॉस्फेरिक, जो भी यूनिट दिया हुआ। ये आंसर बल्क मॉड्यूलस का तो एटमॉस्फेरिक में आया। तो हमको पूछ रहा है इसका कंप्रेसिबिलिटी बता दो। हम जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी निकालना आसान है, ये सीधा बल्क मॉड्यूलस का उल्टा होता है। ये हो जाएगा 1.27 इंटू 10⁴ पर एटमॉस्फेरिक, यानी आंसर आ जाता है 4.4 इंटू 10⁻⁻4 ATM का इन्वर्स, यानी पर एटमॉस्फेरिक। अब बोलता है कि कितना, हाउ मच प्रेशर एटमॉस्फेयर का रिक्वायर्ड है कि कंप्रेस कर दें वाटर को 0.1% से, यानी इसमें हमको क्या दे दिया है, देखो डेल्टा V/V का मान दे दिया है 0.1%। अब कंप्रेस करना है तो ये निगेटिव में होगा, और हम जानते हैं परसेंट का साइन हटाते तो 100 से डिवाइड कर देते, यानी जो कंप्रेस हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.001 और निगेटिव में। तो हमको पूछ लिया प्रेशर कितना चाहिए, डेल्टा P का मान क्या चाहिए। तो हम जानते हैं जो बल्क मॉड्यूलस हमारा होता है माइनस ऑफ डेल्टा P बाय डेल्टा V/V। यहाँ से हमारा जो डेल्टा P का मान आ जाएगा वो आ जाएगा बल्क मॉड्यूलस गुने डेल्टा V, नहीं V बाय डेल्टा V, और एक निगेटिव का साइन है। यहाँ से बल्क मॉड्यूलस का मान हमको पता चल चुका था, वो था कितना 2.27 गुने 10⁴ एटमॉस्फेरिक गुने डेल्टा V/V, तो यूनिटलेस है, इसका आंसर एटमॉस्फेरिक में आएगा। तो डेल्टा V/V कितना था 0.001 माइनस प्लस बन गया, यहाँ से आंसर आ जाएगा 22.7 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ये डेल्टा V/V का मान दिया है 0.001। तो अपने को बल्क मॉड्यूलस को ये कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, रुक जाओ, डेल्टा P का मान आएगा बल्क मॉड्यूलस गुने
डेल्टा V/V, ये बट्टा में नहीं आएगा, तो ऊपर आएगा 0.001, यहाँ से आंसर आ जाएगा 22.7 एटमॉस्फेरिक। तो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ेंगे।